अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम 2023 के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके एमसीक्यूज़ को देखेंगे कि वो किस चैप्टर से किस तरीके से आ रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने 17/17 मार्क्स लेने हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज पेपर के अंदर। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। एक वीडियो के अंदर हम एक पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल 9 बोर्ड्स हैं पूरे पंजाब में। ठीक है, तो उनके दो ग्रुप्स बनते हैं हर बोर्ड के, तो टोटल 18 पेपर जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 18 वीडियोस की इंशाल्लाह एक सीरीज़ होने वाली है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इसको देख के फिजिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो आज का एमसीक्यूज पेपर है उसमें पहला सवाल जो है ठीक है, वो है द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो ये है चैप्टर नंबर 11, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, और जो इसका टॉपिक है वो है हमारे पास 11.2। ठीक है, उससे ये एमसीक्यूज पूछा गया है इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, अगर हम देखें तो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U3/2 nRT। ठीक है, अगर आप देखें इसको तो इसमें हमारे पास जो है वो n मोल फॉर आइडियल गैस के लिए ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब हम 1 मोल गैस लेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और U किसके बराबर आ जाएगा 3/2 RT। अगर आप देखें R इज अ जनरल गैस कांस्टेंट और 3/2 इज अगेन अ कांस्टेंट, तो ये आएगा U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा टेम्परेचर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही अगर आप देखें तो ज़ीरो हम लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे, कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट करते। जब आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आप डिफाइन करके आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं आ सकता, प्रेशर पे नहीं और वॉल्यूम पे भी ये डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। आगे जो है वो हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 2, द नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स टू कवर द होल अर्थ इज। ठीक है, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनाइज सेटेलाइट्स भी कहते हैं इनको। ये ऐसे सेटेलाइट्स होते हैं जिनका जो टाइम पीरियड है वो ज़मीन के टाइम पीरियड के साथ सिंक होता है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जर्वर ज़मीन से इन सेटेलाइट्स को देखता है तो उन्हें ये स्टेशनरी नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चैप्टर है ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। ठीक है, और ये जो टॉपिक बनता है ये है टॉपिक जनाब 5.16। ठीक है, तो 5.16 टॉपिक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का आता है। ठीक है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि पूरी अर्थ की कम्युनिकेशन को कवर करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C3। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे है हमारे पास, ये आपको बुक की लाइन में देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ आ रही है। ये जो दोनों एमसीक्यूज हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बुक में अगर आप बुक की लाइंस रीड करते हैं तो ये वहाँ पे मौजूद है। मैंने इसीलिए आपको जो इससे पहले वीडियो है पेयरिंग स्कीम वाली, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो पूरी देखें। वो एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जिसके अंदर पेयरिंग स्कीम को प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन सा पेयर चूज़ करना है। ठीक है, डे कैसे प्लान करना है आपने, क्या क्या चीज़ें आपने करनी है क्या नहीं करनी। ठीक है, ये सारा कुछ डिस्कस किया है। वो वीडियो काइंडली अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो एमसीक्यूज़ हैं उनमें आपने बुक की लाइंस को भी रीड करना है। तो ये वही लाइन से एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये वहाँ पे डायग्राम है उसी पेज पे फिग 5.22। ठीक है, उसका अगर आप कैप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये 3 लिखा हुआ जो है वो मिलेगा कि 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो पूरी अर्थ की कम्युनिकेशन को कवर करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। आगे है एमसीक्यू नंबर 3,
ये एमसीक्यूज जो है ये अगेन जो है ये चैप्टर नंबर 11 से है, ठीक है, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। टॉपिक जो है वो इसका है 11.5, ठीक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो डिस्कस करते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप उस टॉपिक में एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ें तो उसकी जो आपके पास एग्जांपल्स हैं ना, उसके अंदर ये क्लाउड फॉर्मेशन का लिखा हुआ है, क्लाउड फॉर्मेशन इज इन द एटमॉस्फेयर इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। क्यों होता है ये डिटेल से हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर है, तो एक एक मिनट कीमती है। आगे अगर आप चलें तो वो है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, टर्मिनल वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी। ये एमसीक्यूज जो है ये है चैप्टर नंबर 6 पे, ठीक है, और टॉपिक जो है वो इसका बनता है जी 6.2, टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी होती है कि जब आपका ड्रॉपलेट जो है वो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे की तरफ मूव करता है, तो जैसे जैसे वो नीचे आता है उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो इंक्रीज होती है, जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो उसके ऑपोजिट एक ड्रैग फोर्स लगती है, क्योंकि ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती है। एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, कि उस पर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है, ठीक है, वो बराबर हो जाती है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो ड्रॉपलेट है, ठीक है, वो कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है जी। आगे है एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 जो है ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये हमसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है और जनाब टॉपिक नंबर है 7.5, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका नंबर दे लेते हैं, ये है एमसीक्यू नंबर 5। अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें तो वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक है। अगर आप देखें तो जी जो होता है वो सेंटर ऑफ अर्थ पे उसकी वैल्यू होती है 0 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी इनफाइनाइट सेकेंड, ठीक है। तो जब आपका पेंडुलम अगर आप इसको सेंटर ऑफ अर्थ पे ले जाते हैं तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट से मुराद है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इससे मुराद है कि जैसे ही जी की वैल्यू कम होती है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लगाएंगे इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 पे। एमसीक्यूज नंबर 6 जो है, अच्छा इसमें जो है ना टाइम पेंडुलम वाला, इसमें आपसे मुख्तलिफ तरह का एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। टाइम के साथ लेंथ का रिलेशन, अगर हम लेंथ को बढ़ाएं, डबल करें, हाफ करें, 4 टाइम बढ़ाएं, ठीक है, इस तरीके से भी एमसीक्यूज पूछा जाता है। और दूसरा तरीका है कि आपसे जो है वो 2 टाइम पीरियड की रेशियो पूछी जाती है कि जब हमने लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो जो न्यू टाइम पीरियड आया उसकी रेशियो ओल्ड के साथ या ओल्ड की रेशियो न्यू के साथ, इस तरह के एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो लिहाजा वो भी आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। जो एमसीक्यू नंबर 6 है ये है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी हेयर्ड बाय अ ह्यूमन इज, ठीक है। ये आपका है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है जनाब, और टॉपिक है हमारे पास 8.6, ठीक है, बीट्स का टॉपिक है ये। तो वहाँ पे अगर आप लाइन पढ़ेंगे तो एक ह्यूमन जो है वो 10 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की बीट्स को जो है वो आसानी से सुन सकता है, ठीक है। तो इसका एमसीक्यूज नंबर सी ठीक आएगा, तो ये बुक की लाइन से ही उठाया गया एमसीक्यूज है। आगे है एमसीक्यूज नंबर 7, स्टेशनरी वेव्स आर सेट अप इन एन ओपन ऑर्गन पाइप। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गन पाइप है वो क्या है, ओपन है, और इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। तो लेंथ हम इसकी लिख लेंगे 2 मीटर, ठीक है। और कहता है द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इन द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी λ1 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आप वो पाइप हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गन पाइप, बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है।
तो जैसे फ्लूट हमारे पास होती है बजाने के लिए, तो वो जो ओपन पाइप होता है ये ओपन होता है दोनों एंड से, और जो क्लोज पाइप होता है ये एक एंड से ओपन होता है और एक एंड से क्लोज होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ओपन पाइप की, तो ये दोनों एंड से ओपन होता है। इसमें अगर आप देखें तो जो हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर एन नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, वो होता है 2L/n। ठीक है, चूंकि हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आएगा लैम्डा n 2L/1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो वो हमारे पास हो जाएगा 2L। ठीक है, और L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 2 × 2, और लैम्डा सॉरी यहाँ पे अगर आप देखें तो आएगा लैम्डा 1, तो ये लैम्डा 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर। ठीक है, तो जो है हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है लैम्डा n इज इक्वल टू लैम्डा 1/n। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये हमारे पास इसका एक और फॉर्मूला जो है, अगर आपके पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की वेवलेंथ गिवन हो तो आप उससे किसी भी जो है वो नंबर मोड की, जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है इसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। पहले आपके पास लैम्डा 1 का होना ज़रूरी है, और जौन सा भी मोड है वो आप यहाँ पे n में पुट करके nth मोड की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे है जी हमारे पास MCQs नंबर 8। MCQs नंबर 8 है जी लाइट वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ठीक है, अगर आप देखें तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 8। ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 9 है ये हमारे पास। ठीक है, और ये टॉपिक है जी 9.12। ठीक है, पोलराइजेशन का टॉपिक है। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के तरीके हैं जिससे हम लाइट को पोलराइज करते हैं। उसमें सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी है, रिफ्लेक्शन एट द लार्ज इंसिडेंस एंगल भी है, स्कैटरिंग बाय द एयर मॉलिक्यूल्स भी है। तो जो पोलराइज करने का नहीं तरीका वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से लाइट पोलराइज नहीं होती, तो MCQ नंबर सी ठीक आएगा। ठीक है, अब ये अगर आपने पोलराइजेशन का टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं, तो ये उससे रिलेटेड है। आगे है MCQ नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट अकर इन द साउंड वेव्स। अच्छा, अगर हम देखें साउंड वेव्स को तो साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो पोलराइजेशन का फिनोमिना सरंजाम नहीं देती। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये भी एक चैप्टर नंबर 9 से ही आप लगा लें कि ये चैप्टर नंबर 9 का ही टॉपिक 9.12 जो है ये बनता है, वहीं से ये MCQs पूछा गया। आगे चलते हैं, आगे है जी हमारे पास MCQs नंबर 10। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर देन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द r। ठीक है, तो ये r के अंदर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। ठीक है, उसके लिए अगर आप देखें तो हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर इज इक्वल टू, ऊपर आएगा हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, और नीचे आएगा मैयर्ड वैल्यू, जो हमने वैल्यू मैयर की है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जो प्लस माइनस के साथ देखी गई है वो है 0.01 ओवर मैयर्ड वैल्यू है जी 2.25, मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 0.4%। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा आंसर नंबर बी। ठीक है जी, सही। अब आगे चलते हैं, कहता है, और ये अगर आप देखें तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये वाला टॉपिक आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। ये असेसमेंट वाला टॉपिक है जिसके अंदर हम अनसर्टेनिटी निकालते हैं मुख्तलिफ फार्मूला के अंदर। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपने अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ये टॉपिक है जनाब 1.6 और 1.7। ठीक है, ये अच्छे तरीके से पढ़ के जाने आपने। आगे है जी हमारे पास MCQ नंबर 11, कहता है इफ़ वी ऐड नंबर्स, ये हमारे पास 3 नंबर गिवन है, उसके बाद आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबरों को। नंबर है जी 2.7548, 4.10,
और अगर आप देखें तो नेक्स्ट नंबर है 1.273। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आंसर 8, 7, 12, ठीक है, 8, 9 और 11, 1, ठीक है, 3 और 4, 7, 7 और 1, 8। तो ये आएगा 8.1278, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये है 8.178। तो हम लास्ट डिजिट देखेंगे वो 5 से अबव है, तो ये हो जाएगा 8.128, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो फिर अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 8.13, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अब इसको आगे राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 3, 5 से कम है, तो ये राउंड ऑफ होके होगा 8.1। 8.1 यहाँ पे हमारे पास नहीं है, 8.2 है, मतलब 8.2 आंसर नहीं है। 8.127, 127 भी नहीं आता, हमारे पास आता है 8.128। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए है 8.1273। अगर आप देखें 1273 नहीं आता, हमारे पास आता है आंसर 8.1278। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी ठीक आएगा, 8.13। ये भी चैप्टर नंबर 1 से एमसीक्यूज पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे टॉपिक है जनाब 1.5, ठीक है, 1.5 से ही एमसीक्यूज आया। आगे आप चलें तो आगे है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12, द मिनिमम नंबर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स। ये अनइक्वल वेक्टर्स भी रखना है कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता, हु सम बी जीरो, उनका सम जीरो होगा, तो वो वेक्टर्स होते हैं 3। याद रखना है 3 अनइक्वल वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हैं तो उनका आंसर क्या आता है, 0। ये मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जाता है एमसीक्यूज। आपको कई दफ़ा 3 वेक्टर्स के नाम भी दे दिए जाते हैं, ए बी सी। कई दफ़ा फोर्स भी कहा जाता है क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर है, ठीक है। कोई भी वेक्टर का नाम दे के और पूछा जाता है कि अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा तो क्या उनका सम 0 होगा, तो उसका आंसर है जी हाँ, 3 मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका ये एमसीक्यूज एक और तरीके से भी आता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स हु सम है 0, तो उसका आंसर आएगा 2। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 2 से। टॉपिक बनता है जनाब इसका 2.1, ठीक है, 2.1 से है, जिसमें बेसिक डेफिनेशंस पूछी जाती हैं आपसे। आगे है जी एमसीक्यूज नंबर 13, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो ये है एक फोर्स 6 न्यूटन है और एक फोर्स 8 न्यूटन है, राइट एंगल है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। अब हम ये देखें तो ये भी चैप्टर नंबर 2 से ही एमसीक्यूज है और टॉपिक ये भी है 2.1। रिजल्टेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मैक्सिमम रिजल्टेंट जो हो सकता है वो होता है a प्लस बी। ये कोजाइन रूल जो है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा, उसी फार्मूला को जब हम मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है। मिनिमम वैल्यू जाएगी वो दोनों का माइनस होगा, तो आप ऐड करके देखें, 6 न्यूटन प्लस 8 विच इज़ 14 न्यूटन, ठीक है, और माइनस करके देख लें 8 माइनस 6 विच इज़ 2 न्यूटन, ठीक है, समझ आ रही है। तो अब आपका आंसर जो आएगा वो 14 और 2 के दरमियान में कहीं पे आता है। r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोज ऑफ थीटा, ठीक हो गया जी। अब हम इसको करके देखते हैं तो ये आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट a की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस अगर हम देखें 8 का स्क्वायर जो है वो होता है 60, सॉरी 8 हम स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, 8 का स्क्वायर माइनस 2ab, एंगल जो है वो हमारा है 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 क्या होता है, 0। तो ये हमारे पास बचेगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट 100 और इसका आंसर आएगा 10। तो सॉरी, इसका आंसर है 10, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अगला जो एमसीक्यूज है ये है चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है।
चैप्टर नंबर 3 है द हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर रिलेटेड एज, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है और टॉपिक बनता है ये लास्ट वाला प्रोजेक्टाइल मोशन, टॉपिक नंबर है 3.12, ठीक है। अगर आप देखें तो जो हमारे पास मैक्सिमम रेंज होती है, जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू VI² ओवर G साइन 2 थीटा, ठीक है। तो जो रेंज मैक्सिमम होती है वो होती है 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है। वैन जब थीटा 45 डिग्री हो तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 2 थीटा साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है, तो ये आ जाएगा VI² ओवर G, ठीक है। अब आप क्या करो कि इस VI² को यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू R मैक्सिमम साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा B, ठीक है जी। अब आगे अगर आप देखें तो है अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इट्स चेंजेस, तो अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 का MCQs, टॉपिक बनता है जनाब 3.2, ठीक है। एक गाड़ी है, बॉडी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी क्या चीज़ चेंज हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकती है, समझ आ रही है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑप्शन नंबर C ठीक आएगा। आगे है जी MCQs नंबर 16 एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस इज, ठीक है। अगर आप देखें तो एस्केप वेलोसिटी का ये जो MCQs है ये है चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 टॉपिक जनाब बनता है 4.5 एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2, फॉर्मूला इसका होता है V एस्केप इज इक्वल टू 2GR, R की वैल्यू आप पुट करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ 1600 किलोमीटर, ठीक है। G 9.8, इसको सॉल्व करेंगे तो 11.2 होती है। एक बात याद रखनी है कि एस्केप वेलोसिटी जो आप बॉडी फेंक रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, जिसको आप बाहर भेजना चाहते हैं ज़मीन से बाहर, उसके मैस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखें तो इसमें वो मैस का जिक्र नहीं आता, तो 11.2 आएगा, ऑप्शन नंबर D ठीक होगा। आगे अगर आप देखें तो MCQs नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये MCQs चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है, ठीक है। सर्कुलर मोशन टॉपिक है 5.4, ठीक है। उसमें आपको डिफरेंट रिलेशंस दिए गए हैं, लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो वो कुछ रिलेशन यूँ हैं, S इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है। और इसके अलावा है V इज इक्वल टू R ओमेगा, ठीक है। A इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन जो हैं ये आपने देख लेने, ठीक। हम चलते हैं MCQs नंबर 17 के ऊपर, ठीक है। MCQs नंबर 17 जो है ये चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है, टॉपिक है 5.4, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इसका ठीक होगा, ठीक है। तो ये आपने इसको देख लेना है, इस तरह के जो मुख्तलिफ रिलेशंस हैं वो यहाँ पे आपके सामने लिखे गए हैं, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन है ये होता है A इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस R, ठीक है। ये होता है V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, और ये वाला होता है S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस R, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।